जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 12 मई 2026 और 12 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 52वां अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रधानाचार्य सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ए. सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू कश्मीर, बी. सैनिक स्कूल कचाईकुट्टम केरल, सी. सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश, डी. सैनिक स्कूल अजमेर राजस्थान। सही आंसर है बी. सैनिक स्कूल कच्चाकुटम केरल। यह 52वां अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रधानाचार्य सम्मेलन था जो कि 7 से 8 मई 2026 को आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा। यह सम्मेलन सैनिक स्कूल कजाकुट्टुम में आयोजित हुआ जो कि केरल में स्थित है। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस था NEP 2020 के अनुरूप शैक्षणिक उत्कृष्टता और सुधार लाना। याद रखिएगा 33 सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्य इसमें भाग लिए और 79 सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। सैनिक स्कूल नगरकोटा को सर्वाधिक कैडेट NDA और INA भेजने हेतु रक्षा मंत्री ने ट्रॉफी प्रदान की। सैनिक स्कूल नगरकोटा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 5 मई, बी. 8 मई, सी. 11 मई, डी. 13 मई। इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो सही आंसर बताएगा उनका नाम हम अगले वीडियो में सबसे पहले लेंगे। सही आंसर है 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1998 के पोखरण सेकेंड परमाणु प्रशिक्षण की सफलता की याद में मनाया जाता है। और पोखरण सेकेंड जो अभियान है ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की याद में 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। वहीं पर 11 मई 1998 को 3 और 13 मई 1998 को 2 परमाणु प्रशिक्षण भी किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऑपरेशन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा 1999 में की गई थी। याद रखिएगा भारत पोखरण सेकेंड के बाद विश्व का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था और 11 मई 1998 को हंसा 3 विमान की पहली प्रशिक्षण उड़ान भी सफल हुई थी। इसलिए हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अब बात आई है राष्ट्रीय दिवस की, तो मई माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस एक नज़र में देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती 7 मई को मनाई जाती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रमंडल दिवस हम 24 मई को मनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB की क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर अपराध से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? ए. कर्नाटक, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तेलंगाना, डी. महाराष्ट्र। सही आंसर है तेलंगाना। क्राइम रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में सबसे अधिक 27,230 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए और तेलंगाना देश के कुल साइबर अपराधों में लगभग 27% हिस्सेदारी रखता है। तेलंगाना में साइबर अपराध की जो दर है 71.1 प्रति लाख संख्या है और राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 गुनी है।
कर्नाटक में 21,993 मामलों के साथ साइबर अपराध में दूसरे स्थान पर है। और याद रखिएगा वर्ष 2024 में साइबर अपराध के मामले में टोटल देश भर में 18.1% की वृद्धि हुई है। और तेलंगाना में पिछले साल की अपेक्षा इस साल 49% की वृद्धि हुई है। कुल साइबर अपराध मामलों में 70-6% मामले धोखाधड़ी के हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। हाँ, हैदराबाद देश के सबसे अधिक साइबर प्रभावित शहर में सबसे ऊपर है, जिसमें 4009 मामले शामिल हैं। हैदराबाद में चार्जशीट दाखिल करने की दर केवल 16.2% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 31.9% है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी उच्च साइबर वाले प्रमुख राज्य में से एक है। सर्वाधिक साइबर प्रभावित राज्य है तेलंगाना, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चलिए बात आइए तेलंगाना की। तो तेलंगाना को एक बार मैप में आप देख लीजिए, ये है लोकेशन तेलंगाना की। तेलंगाना के जो पड़ोसी राज्य है आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व में, महाराष्ट्र है इधर उत्तर और उत्तर पश्चिम में, और कर्नाटक है पश्चिम में, और आंध्र प्रदेश है दक्षिण में। इस प्रकार से इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है। अब तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, और यह भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना की जो राजकीय भाषा है वो है तेलुगु। इस चीज को याद रखिएगा। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च की गई वन केस वन डेटा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, नए कानून बनाना, बी, सभी अदालतों के केस रिकॉर्ड को एक डिजिटल मंच पर जोड़ना, सी, पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, डी, चुनाव प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना। सही आंसर है सभी अदालतों के केस रिकॉर्ड को एक डिजिटल मंच पे लाना। वन केस वन डेटा पहल 11 मई 2026 से लॉन्च की गई, और इस पहल की शुरुआत की है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने। और इसका मुख्य उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला या तालुका अदालत के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करना और एक साथ रखना। सुशासक एआई आधारित चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, सुशासक, जिसे एनआईसी ने विकसित किया है। यह चैटबॉट आपको नागरिकों को केस संबंधी जानकारी और फाइलिंग प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसे डिजाइन किया है, और यह पहल भारतीय नगर पालिका के लिए डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा वन केस वन डेटा। इसमें क्या होगा कि शुरू से लेके जहां पर भी आपका केस चालू होगा वहां से लेके अंत तक आपको डिजिटल जानकारी मिलती रहेगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में यूडाइस प्लस 2024-25 आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल की है? ए, बिहार, बी, उड़ीसा, सी, झारखंड, डी, छत्तीसगढ़। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप आउट क्या होता है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और क्या कर रहे हैं उनको पुनः स्कूल में दाखिला दिलाना, वो ड्रॉप आउट प्रोसेस कहलाती है। और इस मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है बताइए? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड ने यूडाइस प्लस 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर 0% ड्रॉप आउट दर्ज किया है। मतलब प्राथमिक स्कूल से कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हुए हैं, पढ़ाई नहीं छोड़े हैं। प्राथमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2014-15 में 6.41% से जो घटकर 0 हो गई है झारखंड की। उच्च प्राथमिक शिक्षक मतलब उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 की ड्रॉप आउट जो दर है वो 7.42 से घटकर 1.74 रह गई है। वहीं पर माध्यमिक स्तर 9-10 की जो ड्रॉप आउट दर पहले 23.2% से घटकर के 3.5% आ गई है। और यह रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने 2026 में। डहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान की जाती है। इसका नाम है डहर 2.0।
हाल ही में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, बी डॉक्टर शेखर सुमन बोरा, सी डॉक्टर अजय कुमार सूद, डी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सही आंसर है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा, जो कि असम के तेजपुर के निवासी हैं और उन्हें 2026 के टेक्सॉक इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मुख्य कार्य था, कृषि और स्थिरता के लिए एआई और वर्चुअल बेस्ड सेंसिंग विकसित करने के लिए डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यह पुरस्कार दिया गया। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी कार्य किया था। वर्तमान में वे द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कार्यरत हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी उपलब्धि पर बधाई भी दी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में मई 2026 की जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 किस सैनिक स्कूल को प्रदान की गई? ए सैनिक स्कूल सतारा, बी सैनिक स्कूल कचाईकुट्टम, सी सैनिक स्कूल नगरोटा, डी सैनिक स्कूल रीवा। इसका जो सही आंसर है वह है सैनिक स्कूल नगरकोटा। सैनिक स्कूल नगरकोटा को रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि सैनिक स्कूल नगरोटा ने 2025 में एनडीए और आईएनए में सर्वाधिक कैडेट भेजने के लिए दिया गया। 52वां अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रधान आचार्य सम्मेलन संपन्न हुआ केरल के कचाईकुट्टम में और इसमें सैनिक स्कूल सतारा को कक्षा 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी दिया गया। सैनिक स्कूल कचाईकुट्टम को कक्षा 12 में सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ये। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डीप टेक राजधानी बनाने के लिए किस तकनीकी संस्थान को प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में चुना है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी बीएचयू वाराणसी, डी आईआईटी रुड़की। सही आंसर है आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डीप टेक राजधानी बनाने की योजना शुरू की है और इसका जो मुख्य फोकस क्षेत्र होगा एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, मेडिकल टेक्नोलॉजीज। नोएडा में बनेगा यूपी डीप टेक हब, नोएडा को बनाया जा रहा है। आईआईटी कानपुर अनुसंधान और तकनीकी विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क भी स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए रोबोटिक एआई मिशन और टेक युवा समर्थ युवा योजना भी शुरू की गई है और यह घोषणा की गई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के उपलक्ष्य में। हाँ, याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? ए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, डी वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई। सही आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है। फाइनल मुकाबला 31 मई 2026 को खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है और बदलाव का मुख्य कारण था वीआईपी पास और टिकटों से जुड़ी परिचालन समस्याएं। पहला क्वालिफायर धर्मशाला में आयोजित होगा, एलिमेटर और दूसरा क्वालिफायर मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। पहली बार जब डिफेंस चैंपियन आरबीसी के होम ग्राउंड पर फाइनल नहीं होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चा में रही इल्दी रिहान मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह रूस द्वारा विकसित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बी यह तुर्की की पहली इंटर
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सी, ये चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। डी, यह अमेरिका की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। इसका सही नाम है तुर्कियों की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBM नाम दिया गया है। और इल्दी-रिमहान तुर्की की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मई 2026 में शाह 2026 रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी किया जाएगा। इसकी अनुमानित मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह मिसाइल मार्च 25 की अत्याधुनिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। इसका विकास तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और R&D सेंटर द्वारा किया गया है। यहाँ जो शब्द आया है इल्दी रिमान जो तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है बिजली। ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु गठित सिम्सन स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व किस स्तर के अधिकारी करेंगे? ए, पुलिस महानिदेशक, बी, पुलिस अधीक्षक, सी, पुलिस महानिरीक्षक, डी, उप पुलिस अधीक्षक। सही आंसर है पुलिस महानिरीक्षक IG। तमिलनाडु सरकार ने सिम्सन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 11 मई 2026 को किया। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और अपराध को रोकना। टास्क फोर्स के पहले चरण में कुल 36 पद स्वीकृत किए गए हैं और विशेषकर नेतृत्व IG रैंक के अधिकारी करेंगे। विशेषकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शैक्षणिक संस्थाओं में निगरानी रखेंगे। यह महिलाओं की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करेगी और टास्क फोर्स जागरूकता अभियान और बचाव कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में 5वें ब्रिक्स सुप्रीम कोऑर्डिनेटेड इंडेक्शन लीडर समिट 2026 की मेजबानी किस शहर में ने की? ए, नई दिल्ली, बी, दुबई, सी, बेंगलुरु, डी, हैदराबाद। सही आंसर है बेंगलुरु। भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 5वें ब्रिक्स SAI लीडर समिट की मेजबानी बेंगलुरु कर रहा है और यह 7 से 8 मई बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इस बार जो थीम थी वह थी शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के CAG के संजय मूर्ति ने किया। इसमें ब्रिक्स देशों के 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से शहरी परिवहन, बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण के ऑडिट पर चर्चा हुई। याद रखिएगा कार्यक्रम के अंत में ब्रिक्स कार्य योजना 2027-28 को अपनाया गया। इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र तैयार किया गया इसका नाम दिया गया है बेंगलुरु घोषणा पत्र। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान का जीवन धारा मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ये। ए, 4 मार्च 2018, बी, 27 मार्च 2015, सी, 11 मई 2026, डी, जून 2018। आंसर है इसका 27 मार्च 2015। जीवन धारा राजस्थान का पहला सरकारी मानव दुग्ध बैंक है। मार्डनेर मदर मिल्क की शुरुआत 4 मार्च 2018 को हुई थी। दूध को -19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है और यशोदा कार्यक्रम 2008 से नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है, जिसमें मानव दुग्ध नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृत्व दुग्ध उपलब्ध करा सके। बाड़मेर मदर मिल्क ने 3165 नवजात शिशुओं को सहायता मिल चुकी है। प्रत्येक दूध नमूने की HIV और संक्रमण के लिए जांच की जाती है और नवजात शिशुओं को यह दूध प्रदान किया जाता है। मानव मिल्क बैंक की शुरुआत 4 मार्च 2018 में की गई थी राजस्थान में, जिसका नाम है जीवन धारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में अभिनेता C. जोसेफ विजय थलापति विजय तमिलनाडु के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? ए, 7वें, बी, 8वें, सी, 9वें, डी, 10वें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। सही आंसर है 9वें। हाल ही में C. जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इनकी पार्टी का जो नाम है वह है तमिलगा वेट्री कजगम TV के पार्टी का नाम है, जिसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और इनका शपथ ग्रहण समारोह जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ था, चेन्नई में। विजय के साथ 9 मंत्री ने शपथ ली।
पहली बार ऐसा हुआ 1967 के बाद कि डीएमके और एआईएडीएमके ने बाहर का कोई भी नेता तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नहीं बना था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की 9 मई 2026 को कौन सी भी जयंती मनाई गई? ए 150वीं, बी 155वीं, सी 160वीं, डी 165वीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सही आंसर है 160वीं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1867 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में शामिल थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनको सत सत नमन, कमेंट बॉक्स में भी आप इन्हें सत सत नमन लिखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण जयंतियां जो कि मई माह से लेकर अप्रैल माह में हाल ही में मनाई गई। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में मैंने तो बता दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 2026 को जयंती मनाई गई, वो भी 135वीं जयंती थी। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 11 अप्रैल को जयंती मनाई गई, जो कि 199वीं जयंती थी। वहीं भगवान परशुराम की भी जयंती मनाई गई और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती 7 मई 2026 को मनाई गई, उनकी यह 165वीं जयंती थी। वहीं महाराणा प्रताप की 9 मई को जयंती मनाई गई, यह उनकी 486वीं जयंती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मई के कुछ स्थानों में मनाई जाएगी और गुरु बसवेश्वर की जयंती हाल ही में 30 अप्रैल को मनाई गई थी, जो कि 892वीं जयंती है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मोहन सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है फुटबॉल। मनमोहन सिंह 1970 के दशक के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्होंने 1972 में प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ पदार्पण किया था। ये ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर गेंट और मोहन मेडल स्पोर्ट्स क्लब के प्रमुख क्लबों में जुड़े हुए रहे और इन्होंने मोहन सिंह ने 1972 में टोरंटो ट्रॉफी जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला महत्वपूर्ण निधन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हाल ही में महान पुरुषों के निधन हुए हैं। आशा भोसले जी जो भारतीय संगीत जगत की प्रसिद्ध गायिका हैं, इनका निधन हो गया। वहीं पर मोनिशा किडवानी जो कि भारतीय राजनीति से संबंध रखती थे, कांग्रेस नेता थे। विजयपद सिंघानिया जो उद्योग जगत के प्रसिद्ध अग्रणी व्यवसायी थे, हाल ही में निधन हो गया। और आर.बी. चौधरी जो कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के निर्माता थे, इनका निधन हो गया। संतोष के नायर ये मलयालम फिल्म अभिनेता थे, निधन हो गया। रवि पंडित जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि वे उद्योग और आईटी क्षेत्र से संबंधित व्यवसायी थे। वहीं पर मोहन सिंह भी हाल ही में खत्म हो गए, जो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारत का पहला लो एशियन जोन अर्थात LEZ किस शहर में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है? ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है पुणे। लो एनिमेशन जोन अर्थात LEZ ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाता है और भारत का पहला प्रस्तावित एनिमेशन जोन महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी नगर में लगाया जाएगा। यह पुणे नगर निगम और ITDP इंडिया के सहयोग से बनाया जाएगा। पहले चरण में भारत स्टेज 3 उसने पुराने वाहनों को लक्ष्य माना है। इसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति अपनाई जाएगी, जो 6 शहरों में लो एनिमेशन जोन बनाने के लिए प्रस्तावित है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई थी और भारत में वर्तमान में BS6 उत्सर्जन मानक के जहाज लागू हैं, यानी वाहन। ये जो BS6 होता है वाहनों से निकलने वाले कार्बन की मात्रा पर आधारित होता है। अभी वर्तमान में BS6 के वाहन हमारे देश में चल रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2026 एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जा रहा है? ए इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, बी महात्मा मंदिर गांधीनगर,
सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा मंदिर गांधीनगर में। 2026 एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 17 मई को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसमें यह प्रतियोगिता 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें 30 देशों के लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और 44 वर्षों बाद यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की मेजबानी भारत कर रहा है। और भारत के टीम का जो मुख्य नेतृत्व करेंगे वो थे विंध्यरानी देवी जी, अजय नारायण और लवप्रीत सिंह और साथ में वेदांत व्रत भर्राली। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार अर्थ दुबई अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? ए गौतम अडानी, बी दीपक भाटिया, सी कुमार मंगलम बिरला, डी लक्ष्मी मित्तल। सही आंसर है दीपक भाटिया। दीपक भाटिया अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग के प्रबंध निदेशक है और उन्हें अर्थ दुबई पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की इकाई के लिए दिया गया है। और इन्हें पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि दुबई में 100 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए इनके परिवार खानदान यहाँ पर फैक्ट्री डाले हुए कंपनी है इनकी, जो दुबई को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। भाटिया परिवार 1922 में दुबई के व्यापार निर्माण क्षेत्र में जुड़ा था और यह पुरस्कार मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम द्वारा दिया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी निजी और सार्वजनिक वाहनों पर धर्म आधारित नारे, लोगो और अनाधिकृत स्टिकर साइन बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करें इसको। इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को यह अधिसूचना जारी की। इस आदेश के तहत सभी निजी और सार्वजनिक वाहनों पर अनाधिकृत स्टिकर और प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। धार्मिक चिन्ह, एनजीओ के नारे, नंबर प्लेट, सभी साइन बोर्ड हटा दिए जाएंगे। वाहन मालिकों को स्टिकर हटाने के लिए 45 दिन की समय सीमा दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 96(2)(4) और 111(2)(e) के तहत जारी किया गया है। तो इस प्रकार का कार्रवाई करने वाला यह पहला राज्य है। और कुछ योजनाएं देख लेते हैं जो कि हाल ही में शुरू की गई हैं। डीए बढ़ोतरी की घोषणा 3% किया है मध्य प्रदेश ने। जरूरतमंद बाल सहायता योजना दिल्ली की है। मधुबन बापू धाम आवासीय योजना उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना और लखपति दीदी योजना ये राजस्थान की है। स्कूल बस फ्री योजना हरियाणा सरकार की है और शहरी निकाय विस्तार योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण योजनाएं और राज्य से संबंधित थी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने? ए विक्टर ओर्बैन, बी पीटर मैगियार, सी मैनुअल मैक्रो, डी ओलोदिमीर जेलेंस्की। सही आंसर है पीटर मैगियार, जो हंगरी के नए प्रधानमंत्री होंगे और 12 अप्रैल 2026 के चुनाव में विक्टर ओर्बैन को हराया है इन्होंने। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम याद रखिए, पिज्जा पार्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, बी मोनेकसा सेंटर दिल्ली, सी इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, डी डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। इसका सही आंसर है मानेकसा सेंटर दिल्ली के। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 9 से 10 मई को आयोजित होगा और इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के मानेकसा सेंटर दिल्ली कैंट में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल के नेत्र विज्ञान विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसमें लगभग 200 नेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी के सहयोग से चालू किया जा रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।